सभी लोगों का फिर से स्वागत है। लगातार 21 दिनों तक, जब तक हमारा पेपर 1 शेड्यूल्ड है 8 सितंबर तक, हम रोज रात को 9 बजे लाइव सेशन करेंगे। इस लाइव सेशन में हम लोग एक एक 2-3 टॉपिक से क्वेश्चंस को लेकर के और क्विक रिवीजन करेंगे। जो भी हम लोगों ने पिछले 6-7 महीने में पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। परंतु ये जितने भी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अब मॉक टेस्ट में, डेली मॉक टेस्ट में, ये सारे क्वेश्चंस अलाइंड होंगे आपके पिछले वर्ष के एसएससी, पिछले वर्ष चूंकि एसएससी सीएसटी के एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। सो नाउ ऑल द क्वेश्चंस दैट यू विल बी गेटिंग इन योर मॉक टेस्ट from today onwards, either in Hindi or in English, will be completely aligned with your same pattern as it was asked in last year examination. बट नेवरदलेस मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि हमको ऐसा सोचना नहीं है कि आज के जमाने में, जबकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है एंड सेटिंग अप द क्वेश्चंस इज नॉट नाउ ओनली द ह्यूमन एफर्ट, अब वो उससे आगे मैकेनिकल एफर्ट पे जा चुका है। सो ऐसी स्थिति में क्वेश्चंस के पैटर्न का बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होना इज नॉट अ बिग डील। पहले ऐसा होना जरा मुश्किल होता था क्योंकि एक पैटर्न बन जाता था, क्वेश्चन बैंक बन जाते थे, फिर उसमें से क्वेश्चन उठा करके पूछे जाते थे, क्वेश्चंस रिपीट काफी होते रहते थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बार बार आते रहते थे। सो दैट वाज द पैटर्न ऑफ टेकिंग द एग्जामिनेशन, ऑफ सिटिंग द क्वेश्चन पेपर। बट नाउ द पैटर्न एंड द सिस्टम हैज बीन चेंज्ड। चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, मैकेनाइज्ड हो गई हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई हैं। सो हमारी प्रिपरेशन भी हमें उस तरीके से रखनी है। वी हैव टू नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू अ सर्टेन पैटर्न, राइट? सो आज का मॉक टेस्ट हमने इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। जो भी अभी तक की क्लासेस आपकी हुई हैं एसएससी सीएसटी रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस में जाकर के, जो क्लासेस हम लोग अभी के लिए कर रहे हैं, आप देखेंगे जैसे हमने हिंदी व्याकरण की एक क्लास करी है वो यहाँ पे है, इंग्लिश ग्रामर की एक क्लास करी है वो यहाँ पे है। ऐसे ही सारी 21 क्लासेस आपको प्री की इसमें मिल जाएंगी और आगे जब हम मेंस की क्लासेस करेंगे वो भी आपको इस रिकॉर्डेड लाइव सेशन में सारी क्लासेस कंसाइज मिल जाएंगी। मतलब अभी हम जो सेशन करेंगे, अगर ये सेशन मान लीजिए 45 मिनट का होता है तो जो क्लासेस आपको यहाँ मिलेंगी वो 30 मिनट की मिलेंगी। मतलब जो उसमें से अननेसेसरी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो बातचीत होती है जिसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, उससे निकाल दिया जाएगा ताकि कम समय में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिल सके, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, राइट? नाउ जैसा मैंने आपको कल भी बताया था और एक बार दोबारा से मैं इसको रिट्रेट कर देता हूं कि अभी जो मैं मॉक टेस्ट अपडेट कर रहा हूं, सेक्शनल मॉक टेस्ट, डेली एक मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश हम लोग सेक्शनल अपडेट कर रहे हैं। तो वह हिंदी सेक्शनल मॉक टेस्ट खजाना और इंग्लिश सेक्शनल मॉक टेस्ट बंडल में। तो आज जैसे हमने हिंदी का किया है तो इसमें आप क्लिक करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो आज का आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको दिख जाएगा, है ना? तो ये मैराथन सेशन हिंदी फॉर सीएसटी सेट 2, ये आज का सेशन है, आज का मॉक टेस्ट है जिस पर हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो हम सब तैयार हैं? आर वी रेडी? हेलो, आवाज नहीं आई मुझे, एक बार मुझे थम्स अप करके बताएं कि क्या हम तैयार हैं आज के सेशन के लिए। हेलो, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फाइव, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भारतीय हिंदी के स्थानीय एवं स्वाभाविक प्रयोग की दृष्टि से सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त है। 4 सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य सबसे कम उपयुक्त है, ठीक है? तो इसमें समिति ने इस विषय पर विचार करने के बाद अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। समिति ने प्रस्ताव पर विचार करने के बाद निर्णय लेने का फैसला किया। इसमें से कौन सा वाक्य जो है वह भारतीय हिंदी के स्वाभाविक प्रयोग की दृष्टि से सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त है। अगर हम लोग सबसे कम उपयुक्त सेंटेंस में जाएंगे तो एक एक करके हम सेंटेंस को देखते जाते हैं, उसकी व्याकरणिक कोटि देखते हैं, समझते हैं। आप लोग तब तक कमेंट्स में, अगर आपको लगता है कि आपको उत्तर पता लग गया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं एंड आई सी की सही आपको पता लगा उत्तर या फिर आपको गलत उत्तर पता लगा है ना? तो मीनवाइल एक एक हम सेंटेंस देख लेते हैं। समिति ने इस विषय पर विचार करने के बाद अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की। ठीक है, समिति अपनी संस्तुति प्रस्तुत करती है, बिल्कुल ठीक है। संस्तुतियां मतलब रिकमेंडेशंस। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हम इसी तरीके से स्वाभाविक हिंदी लिखते हैं। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। कार्रवाई शब्द भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा लोग कार्रवाई लिखने में गलती करते हैं, अच्छे लोग कार्रवाई लिखने में गलती करते हैं और कई लोग तो कार्रवाई और कार्यवाही के बीच में अंतर नहीं समझ पाते। तो आप लोग तो समझते हैं ना कार्रवाई और कार्यवाही के बीच में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ये कार्रवाई जो लिखा हुआ है ये वाला और जो कार्यवाही होती है कार्यवाही, है ना, कार्यवाही, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये पता है ना आप लोगों को? कार्रवाई इज एक्शन, है ना? हाँ, कृपया कार्रवाई करें, प्लीज टेक एक्शन।
उचित कार्रवाई करे, टेक एन एप्रोप्रिएट एक्शन। एंड व्हाट इज कार्यवाही? इट इज द प्रोसीडिंग ऑफ समथिंग। कार्यवाही, बैठक की कार्यवाही स्थगित की जाती है, द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, बैठक की कार्यवाही, इस तरीके से। तो कार्यवाही इज प्रोसीडिंग एंड कार्यवाही इज एक्शन। नोट कर लीजिए, हिंदी के पेपर में आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी और टर्म्स भी पूछे जा रहे हैं, सो दिस विल बी आपका एक तरीके से उसकी भी तैयारी आपकी यहाँ पे हो गई साथ साथ में। कार्यवाही, बहुत गलती होती है, बहुत लोग ये एरर करते हैं। सो ठीक है, अब चौथा क्या है? चौथा कह रहा है कि समिति ने प्रस्ताव पर विचार करने के बाद निर्णय लेने का फैसला किया। तो देखने में तो चारों ही ठीक लग रहे हैं, पर यदि आप स्वाभाविक प्रयोग की बात करेंगे तो समिति ने प्रस्ताव पर विचार करने के बाद निर्णय लेने का फैसला किया। निर्णय लिया, फैसला करने की क्या? निर्णय लेने का फैसला कौन करता है? समिति ही जब है, जब समिति बनाई गई है निर्णय लेने के लिए, तो फैसला क्यों करेगी? वो निर्णय ले लेगी। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि अनावश्यक पुनरुक्ति हुई है एक शब्द जिसका जो फैसला है उसका, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। निर्णय लेने का फैसला किया, कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो ये आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका डी, और ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा वाक्य भारतीय हिंदी के औपचारिक प्रयोग में सबसे कम स्वाभाविक है? फिर से वही चीज, सबसे कम स्वाभाविक है की बात आ गई, उपयुक्त स्वाभाविक, ठीक है। इस विषय में संबंधित अनुभाग से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उत्तर आप लोग दे सकते हैं कमेंट में। इस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रकरण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिर से कार्रवाई आ गया। समिति ने इस मुद्दे को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। समिति ने इस मुद्दे के बारे में अपनी चिंता को उजागर किया। तो ये चार वाक्य आ गए। अब हिंदी के औपचारिक प्रयोग में सबसे कम स्वाभाविक की यदि हम बात करें, यहां हम ये नहीं कह रहे हैं, प्रश्न आपसे ये नहीं पूछा गया है कि क्या ये वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से सही है, गलत है, शुद्ध है, अशुद्ध है, ये आपसे नहीं पूछा गया। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि स्वाभाविक प्रयोग की दृष्टि से सबसे कम स्वाभाविक कौन सा है? तो पहला हम इसी तरह से प्रयोग करते हैं, स्वाभाविक है। दूसरा भी स्वाभाविक है। तीसरा भी स्वाभाविक है। चौथा उतना स्वाभाविक नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन चिंता को ज्यादातर व्यक्त किया जाता है या जाहिर किया जाता है, चिंता को उजागर नहीं किया जाता है ना। तो चिंता के साथ उजागर शब्द का जो प्रयोग है वह थोड़ा सा अस्वाभाविक प्रयोग है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो मुझे थम्स अप करें फटाफट और आगे हम बढ़ जाते हैं। जल्दी से थम्स अप करें, क्लियर है तो। तीसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। मतलब क्लियर नहीं है, कोई थम्स अप नहीं आया तो अगर आप लोग थम्स अप करने में इतना देर करेंगे और इतना मेहनत दिखाएंगे तो मैं तो लगातार इतनी देर बोलूंगा तो मुझे कितनी मेहनत लग रही है। वेरी नाइस। इससे थोड़ा आप एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और क्लास में थोड़ा सा आप अटेंटिव रहते हैं, नहीं तो सुनते सुनते बहुत लोग एक झपकी भी ले लेंगे। अब आपके जो अगले 4-5 प्रश्न है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम में इसने बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान भी किया है। ठीक है, अगले 4-5 प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिएगा, संभव है तो इसे नोट भी कर लीजिएगा। हालांकि आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और ये वीडियो भी मिल जाएगा, पर चाहे तो आप नोट भी कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिलान करना है। पहली सूची में पर्यायवाची के प्रकार दिए हैं और दूसरी सूची में उसका उदाहरण दिया है। अब आपको देखना है कि दुर्लभ पर्यायवाची दिए गए 4 उदाहरणों में कौन है, दार्शनिक पर्यायवाची कौन सा है, पौराणिक पर्यायवाची कौन सा है और आंचलिक पर्यायवाची कौन सा है। उदाहरण आप देखिए, ब्रह्म परमात्मा, मेघ जिमूत, कृष्ण कान्हा, सूर्य भानु। इसमें दुर्लभ कौन सा है, दार्शनिक कौन सा है, पौराणिक कौन सा है और आंचलिक कौन सा है। ये 4 तरह के पर्यायवाची की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको पता लग गया तो, हालांकि ऑप्शंस तो आपने देखा नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा, ऑप्शंस तो इसके नीचे हैं, पर हम ऑप्शंस में नहीं जाते, हम यहीं पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब दुर्लभ पर्यायवाची कौन सा होगा, आप 1, 2, 3, 4 में मुझे बताइए दुर्लभ पर्यायवाची कौन सा होगा। तो दुर्लभ पर्यायवाची अगर आप देखेंगे तो मेघ का जीमुत, ये शब्द जो है आपको सामान्य तौर पे पर्यायवाची का दिखता नहीं है, तो ये आपका जो है वह मेघ का जीमुत, ये दुर्लभ पर्यायवाची हो जाएगा। फिर हम आते हैं दार्शनिक पर्यायवाची के ऊपर। तो दर्शन से संबंधित शब्द आपको दिख रहा है साफ साफ, ब्रह्मा और परमात्मा। बीच में ग्रुप में कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर पर्यायवाची, दार्शनिक पर्यायवाची शब्दों का हमें एक सूची भेज दीजिए, तो हमें दुर्लभ पर्यायवाची शब्दों की सूची भेज दीजिए। जरूरत नहीं है दोस्त, सूचियों के चक्कर में लग जाएंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा हमें अपने बौद्धिकता का भी प्रयोग करना है, कॉमन सेंस का भी प्रयोग हमें करना है और समझना है कि यह इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर हमारे पास शब्द ज्ञान है हम आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मेघ जीमुत यह दुर्लभ पर्यायवाची है। एक बड़ा अच्छा पर्यायवाची शब्द, कल मैं एक कोई आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें बड़ा अच्छा एक शब्द मुझे मिला, अयोयान। अयोयान, अयोयान शब्द आप में से किसी ने सुना है? अयोयान शब्द आप में से किसी ने सुना है? नहीं सुना होगा, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द मुझे बहुत पहले मिला था, हिंदी का गंत्र, ग ऊपर अनुस्वार और त्र, गंत्र। तो अयोयान, गंत्र, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो निश्चित तौर पे पर्यायवाची शब्द हैं, और ये पर्यायवाची हिंदी शब्दों के पर्यायवाची नहीं है,
ये पर्यायवाची अंग्रेजी शब्दों के पर्यायवाची हैं, ऐसे अंग्रेजी शब्दों के पर्यायवाची हैं जिन अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में हम लोगों ने अंग्रेजी रूप में ही अपना लिया है, क्योंकि उन शब्दों वे जो उन शब्दों की जो मूल संकल्पना थी वो विदेशों में हुई, और चूंकि मूल संकल्पना विदेशों की थी इसलिए वो शब्द उसी संकल्पना के साथ हमारे देश में आए और हमने उन शब्दों को उसी तरीके से अपना लिया, हमने उसका हिंदी करण करने का प्रयास नहीं किया, परंतु फिर भी किया गया। कुछ ऐसे विद्वान हुए, उन लोगों ने प्रयास किया और उन्होंने कुछ इस तरह के शब्द निकाले जो अब आज के समय में सुनने में थोड़े से अजीब लग सकते हैं, परंतु उस शब्द का की जो रचना हुई है वो इतना अजीब नहीं है, बहुत ही लॉजिकल है, यदि आप बहुत ही तार्किक है यदि आप उसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अयोयान शब्द जो है वह रेल या ट्रेन के लिए दिया गया था, और उसी प्रकार से गंत्र शब्द जो है वो कार के लिए दिया गया था, गति करने वाले यंत्र को गंत्र कहा गया। और चूंकि रेल जो है वो लोहे से बनता था, लोहे की पटरी पे दौड़ता था, इसीलिए लोहे से, चूंकि लोहे का अयस्क जो है ओर जिसको हम कहते हैं, तो उसके हिसाब से उसको अय से यान को जोड़ करके अयोयान इस तरह से शब्द बना करके दिया गया था। तो ठीक था, शब्द रचना कुछ इतनी गलत नहीं थी, पर शब्द प्रचलित नहीं हुए, प्रयोग में नहीं आए। तो शब्द प्रयोग में आते हैं तो जीते हैं, नहीं आते हैं तो शब्द जो है वो मरणासन अवस्था में चले जाते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को उठा करके एसएससी आपसे दुर्लभ पर्यायवाची पूछ रही है। इसी प्रकार से मेघ का जीमूत एक शब्द है जो कि मेघ का पर्यायवाची होता है। ब्रह्मा और परमात्मा निश्चित तौर पे आपके दार्शनिक पर्यायवाची हो जाएंगे। कृष्ण और कान्हा ये आपके पुराणों के नाम है तो पौराणिक पर्यायवाची हो जाएंगे। और सूर्य और भानु ये आपके आंचलिक पर्यायवाची के उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य को भानु अंचल विशेष में कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आपका ये सारे चार तरह के पर्यायवाची, दुर्लभ, दार्शनिक, पौराणिक और आंचलिक, ये पर्यायवाची आपके हो गए। जो विकल्प रहेगा वो सही हो जाएगा, मैं विकल्प पे नहीं जा रहा हूं। अगला वैदिक पर्यायवाची, इसी तरह के प्रश्न अगले 4-5 प्रश्न है। वैदिक पर्यायवाची, साहित्यिक पर्यायवाची, वैज्ञानिक पर्यायवाची, लोक प्रचलित पर्यायवाची। अब ये 4 है, ठीक है, 4 है। तो अब देखें इसमें हम, अच्छा स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? आप सभी को स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है? जल, नीर, अग्नि, पावक, जल, एक्वा, अग्नि। क्वेश्चन नंबर सर, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है। यस सर। जी सर। चलिए ठीक है। जल, नीर, अग्नि, पावक, जल, एक्वा और अग्नि जात वेदस, ठीक है। अब इसमें देखेंगे वैदिक पर्यायवाची कौन सा है, बिल्कुल आसान है समझना। जो शब्द वेदों से आया है तो वो कौन सा शब्द है, साहित्यिक कौन सा है, वैज्ञानिक कौन सा है और लोक प्रचलित कौन सा है। तो अब देखेंगे तो जात वेदस ये शब्द वेदों से आया है, अग्नि का पर्यायवाची है तो वैदिक पर्यायवाची हो गया। उसके बाद साहित्यिक कौन सा है, तो अग्नि के लिए ही पावक शब्द जो है ना, क्षितिजल पावक गगन समीर, हम लोग उस कहानी मतलब दोहा भी सुनते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा, वो तो आपका साहित्यिक पर्यायवाची हो जाएगा। वैज्ञानिक पर्यायवाची में यही जल का अक्वा के रूप में हम विज्ञान में खूब यूज करते हैं, अक्वा फोम, एक्वस और एक्वाडोर, और इस तरीके से एक्वा शब्द को हम लोग विज्ञान में खूब यूज करते हैं। और आजकल हिंदी में भी लिखने के प्रचलित, हिंदी में चूंकि जब हम वैज्ञानिक साहित्य को हिंदी में लिख रहे हैं तो इस तरीके से वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने भी और राजभाषा विभाग ने भी, और साथ ही साथ आज के समय के भाषा के जो वैज्ञानिक हैं या भाषा के जो विद्वान हैं, प्रबुद्ध वर्ग, उन लोगों ने भी कह सकते हैं कि छूट दे रखी है कि ठीक है आप जो वैज्ञानिक शब्द हैं, तकनीकी शब्द हैं, उनका आप ट्रांसलिट्रेशन करके उनको आप अंग्रेजी रोमन के शब्दों को देवनागरी भाषा में, देवनागरी भाषा का वस्त्र पहना करके आप लिख करके प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका वैज्ञानिक पर्यायवाची हो जाएगा। और जल और नीर जो है, या चूंकि लोक प्रचलित शब्द है, नीर और जल हम लोग निरंतर प्रयोग करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, लोक प्रचलित पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं आगे, आध्यात्मिक पर्यायवाची, ऐतिहासिक पर्यायवाची, काव्यात्मक पर्यायवाची और पारिभाषिक पर्यायवाची। ठीक है, अब आध्यात्मिक पर्यायवाची, अब देखिए इसमें 4 पहले हमने दार्शनिक देखा था, हम यहाँ पे आध्यात्मिक देख रहे हैं। तो चंद्रमा शशि, आत्मा जीवात्मा, शासन प्रशासन और सम्राट और नरेश। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि पहले वाले में आत्मा परमात्मा था, जिसे हमने दार्शनिक पर्यायवाची कहा। सर ये जो आपने सर्कल कर रखा है ना सर ग्रीन कलर से, सर उसको प्लीज हटा दीजिए, वो दिख नहीं रहा है कोई लेटर सर। हाँ यही तो समस्या है, मेरे को सर्कल दिख रहा है, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। सर एक्चुअली दोनों दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। ओके राइट। अच्छा अब मुझे समझ में आया कि क्या दिक्कत आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके ठीक है। हाँ मैं सोच रहा था कि मेरा स्क्रीन वहीं पे जाकर के और रुक गया है। ठीक है,
तो आध्यात्मिक पर्यायवाची, अब चूंकि आध्यात्मिक अलग क्वेश्चन में है और दार्शनिक अलग क्वेश्चन में है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि एक ही क्वेश्चन में हो जाए तो अध्यात्म और दर्शन लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते पर्यायवाची, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है। हालांकि जो एसएससी ने पिछले वर्ष पूछा है वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछा, ये तो मैंने इसलिए इस तरह से क्वेश्चन बनाया ताकि ज्यादा पर्यायवाची के प्रकार का हम लोग अभ्यास कम प्रश्नों में कर सकें और बीच में जो सूक्ष्म अंतर है वह भी समझ सके। परंतु उन्होंने एक एक करके ही पूछा था, इस बार जैसे भी पूछेंगे इस बार वो पूछ सकते हैं, पर हमें यह समझना है कि दर्शन और अध्यात्म में थोड़ा एक बहुत सूक्ष्म अंतर है, उस अंतर को समझते हुए हमें अपना उत्तर देना है। तो अध्यात्म से यहाँ पे, हालांकि इस ऑप्शन में तो क्लियर है कि आत्मा और जीवात्मा व अध्यात्म से जुड़ा हुआ शब्द है। चंद्रमा और शशि है ना, चंद्रमा और शशि एक वो हम लोग जब अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देते हैं, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें, कैसे है, कोई मुझे बताएगा अगर पूरा करेगा तो, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा, चारु चंद्र की चंचल किरणें भूल रहा हूँ, खैर। तो चंद्रमा और शशि जो है आपका ये हो जाएगा, काव्यात्मक पर्यायवाची हो जाएंगे। और उसी प्रकार से पारिभाषिक पर्यायवाची में शासन और प्रशासन पारिभाषिक शब्द है, सम्राट और नरेश जो है ये ऐतिहासिक पर्यायवाची, यानी कि ऐतिहासिक शब्द जो हम लोग अपने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, राइट। अब आते हैं हम लोग तद्भव पर्यायवाची, तत्सम पर्यायवाची, धार्मिक पर्यायवाची और कोशीय पर्यायवाची, चार। तो तद्भव और तत्सम तो समझ में आ रहा है आपको कि जहां पे तद्भव होगा, जैसे अगर आप देखेंगे कमल, पंकज, अग्नि, आग, ईश्वर, भगवान, रेल, अयोयान। तो यहाँ पे मैंने कोशीय पर्यायवाची, यहाँ पे आप देखेंगे कि रेल का अयोयान जो है वो एक कोश बनाया गया था, एक बहुत प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक थे, डॉक्टर रघुवीर उनका नाम था। तो उन्होंने जब हमारे देश के आजाद होने के बाद 1950 के बाद की बात है, हालांकि पहले से ही वो इस कार्य में लगातार लगे हुए थे, और उनका ये कहना था कि चूंकि आने वाला जो समय है वह ज्ञान और विज्ञान का समय है, तकनीक का समय है। बिना ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के ना तो हमारा देश प्रगति कर सकता है और ना ही हमारी भाषा प्रगति कर सकती है। तो अगर हम लोग ज्ञान, विज्ञान और तकनीक की भाषा, जिसके ऊपर अंग्रेजी का प्रभुत्व है, अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व है, अगर हम लोग अंग्रेजी भाषा में ही ज्ञान, विज्ञान, तकनीक को अपनाना शुरू करेंगे तो हमारी हिंदी कहीं ना कहीं पीछे हटती चली जाएगी, क्योंकि यही भाषा जो है वह ज्ञान, विज्ञान, तकनीक की भाषा है, रोजगार की भाषा है, उद्योग की भाषा है, विकास की भाषा है। तो उसमें हिंदी का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने यह बीड़ा उठाया कि मैं जितने भी तकनीकी शब्द होंगे, वैज्ञानिक शब्द होंगे, उन सभी शब्दों का मैं हिंदी पर्याय बनाऊंगा और सरल हिंदी पर्याय बनाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचा और उन्होंने ऐसा किया भी। बहुत सारे उनके बनाए पर्याय आज धड़ल्ले से प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टेलीफोन शब्द के लिए उन्होंने दूरभाष शब्द, ऐसा शब्द उन्होंने बनाया। टेलीफोन के लिए दूरभाष, आप देखेंगे दूरभाष शब्द कोई मुश्किल नहीं है, लिखने में भी आसान है बहुत ज्यादा। हिंदी शब्दों के प्रयोग से अक्सर लोग भागते इसलिए हैं क्योंकि हिंदी शब्द जो है वे जो संयुक्त शब्द होते हैं उनको लिखने में और उनको उच्चारण में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए तो उन्होंने कोशिश किया कि नहीं, हम बहुत ज्यादा संयुक्त अक्षर के साथ शब्दों को नहीं बनाएंगे, तो दूरभाष शब्द बहुत प्रचलित हुआ। वैसे ही उन्होंने इंजीनियर के लिए अभियंता शब्द बनाया। हालांकि पिछले वर्ष वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने अभियंता शब्द के प्रयोग को कम करते हुए इंजीनियर शब्द को अपना लिया है और ये कहा है कि हिंदी में भी इंजीनियर और इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरी शब्द, ये भी बहुत अच्छी चीज आप लोग नोट कर ले, क्योंकि पिछली बार केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है, ऐसा प्रश्न बना है। हो सकता है इस बार आपसे पूछ ले कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के बनाए कोष के अनुसार इंजीनियरिंग शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प होगा। उसमें एक दे देगा अभियांत्रिकी, एक दे देगा इंजीनियरी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अभियांत्रिकी तो आपको पता है कि हिंदी होती है, ज्यादातर लोगों को पता है, परंतु पिछले वर्ष वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने अभियांत्रिकी शब्द की जगह पे इंजीनियरिंग शब्द के प्रयोग को मान्यता दे दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभियांत्रिकी शब्द हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया, वो शब्द भी रहेगा, लेकिन इंजीनियरिंग शब्द को भी प्रयोग में हम लेकर के आ सकते हैं। यह इंजीनियरी है, इंजीनियरिंग नहीं है। इंजीनियरी र में बड़ी ई पर जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है तो थम्स अप करके बताएं कि आप लोग मेरे साथ हैं। हेलो, ठीक है। सर समझ रहे हैं सर। हाँ, तो ये आपका कोशीय पर्यायवाची हो गया। फिर उसके बाद में धार्मिक पर्यायवाची, धर्म से जुड़ा हुआ ईश्वर, भगवान, धार्मिक पर्यायवाची हो गए। कमल, पंकज और अग्नि और आग, अग्नि और आग जो है ये तद्भव, कमल और पंकज ये तत्सम पर्यायवाची हो जाते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आते हैं हम ज्योतिषीय पर्यायवाची, पुरातन पर्यायवाची, मध्यकालीन पर्यायवाची, वीरता परक पर्यायवाची। अब आप कहेंगे सर आपने इतना सारा पर्यायवाची का आप रूप कहाँ से लेकर के आए? मेरे से पिछली बार हम सेशन कर रहे थे तो किसी ने मुझसे पूछा था कि सर ये कहाँ है, किस किताब में? आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये किसी किताब में नहीं है, कहीं भी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड व्याकरण नहीं है। ये केवल एसएससी आपको फंसाने के लिए इस तरह के प्रश्न लेकर के आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन इतने तरह के पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं, इसके अलग तरह से भी पूछे जा सकते हैं। मैं तो आपको पर्यायवाची के प्रकार नहीं गिना रहा हूं,
मैं तो सिर्फ आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपसे चाहे वो कितने भी दुर्लभ पर्यायवाची पूछ ले, आप उसका उत्तर दे सकते हैं, आप सक्षम है। केवल आपको थोड़ी शब्दों की समझ होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी शब्दों की समझ होगी, आप दे पाएंगे। आपके हाथ पैर एग्जाम में नहीं फूलने चाहिए यदि आप दार्शनिक पर्यायवाची और दुर्लभ पर्यायवाची जैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। राइट, तो ठीक है। सो ज्योतिषीय, Yes, sir. हाँ, ज्योतिषीय, पुरातन, मध्यकालीन और वीरता परक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई चंद्रमा और शशांक, इसको जो है हम लोग ज्योतिषीय पर्यायवाची कहेंगे। पुरातन पर्यायवाची, अच्छा, मध्यकालीन पर्यायवाची में राजा और भूपति को हम लोग मध्यकाल में हम लोग राजा और भूपति ये शब्द प्रयोग में लाए जाते थे। वीरता परक में सिंह शेर है और उसके लिए केसरी, केसरी शब्द अक्सर वीरों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो जो है आपका वीरता परक पर्यायवाची हो जाएगा। और मेरे ख्याल से पुरातन पर्यायवाची चंद्रमा और शशांक होना चाहिए, और ज्योतिषीय पर्यायवाची सूर्य और आदित्य को होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष से सूर्य और आदित्य जुड़े होते हैं। हालांकि ज्योतिष से तो चंद्रमा भी जुड़ा होता है। तो बताएं आप लोग, ज्योतिषीय कौन सा होगा और पुरातन कौन सा होगा? ज्योतिषीय कौन सा होना चाहिए और पुरातन कौन सा होना चाहिए? सर ज्योतिषीय क्या लग रहा है? सूर्य शायद होना है। हाँ, हाँ जी, सर ज्योतिषीय बिल्कुल। पर्यायवाची सूर्य से थोड़ा लग रहा है। हाँ, ज्योतिषी सूर्य से लग रहा है। अच्छा, जो शास्त्रीय पर्यायवाची है उसी को पुरातन पर्यायवाची भी कहते हैं। ये शास्त्रीय पर्यायवाची पिछली बार पूछा गया था, तो पुरातन और शास्त्रीय एक ही चीज है। तो चंद्रमा और शशांक जो है ये आपके शास्त्रीय या पुरातन पर्यायवाची है, और सूर्य जो है वो आपका सूर्य का आदित्य, ये ज्योतिषीय पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि ज्योतिष से जुड़ा हुआ ये मामला है। श्रृंगार परक, प्रकृति आधारित, भावात्मक, प्रतीकात्मक, रूपकात्मक, रूपकात्मक, जिससे रूपक का बोध होता है वह रूपकात्मक, जिससे प्रतीक का बोध हो रहा है वह प्रतीकात्मक, भावात्मक, प्रकृति आधारित, तो आपका ये हो गया। और श्रृंगार परक, तो जैसे देखेंगे प्रकृति आधारित, तो बादल और घन जो है वो प्रकृति आधारित है ना। और प्रियतम और प्राणेश ये जो है श्रृंगार परक है, इसमें हम लोग श्रृंगार का प्रयोग कर रहे हैं। करुणा दया, इसमें भाव व्यक्त हो रहा है। कमल और पंकज है ना, तो ये प्रतीक है कमल और पंकज। और रूपक क्या है? मुख और चंद्र, मतलब कई बार हम लोग मुखड़े को चंद्रमा के समान मानते हैं, वो एक हम रूपक बना देते हैं। तो अलंकार में भी वह रूपक अलंकार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और कमल पंकज जो है ये प्रतीकात्मक पर्यायवाची है। प्रतीकात्मक पर्यायवाची का मतलब कि पंकज, पंख से जन्म लेने वाला वह कमल, तो एक प्रतीक के रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। तो शब्दों का खेल है, जो शब्द को समझ जाएगा उसके लिए इस तरह के प्रश्न बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वैसे ही अर्थ विशेष पर्यायवाची, संदर्भ विशेष पर्यायवाची, विषय विशेष पर्यायवाची, बहुअर्थी पर्यायवाची और सूक्ष्म अर्थांतर पर्यायवाची, ये इस तरह से भी पर्यायवाची के भेद आप समझ सकते हैं। अर्थ विशेष का मतलब जिसमें अर्थ की विशेष, अर्थ प्रधान हो। संदर्भ विशेष का मतलब जिसमें संदर्भ प्रधान हो, संदर्भ के हिसाब से पर्यायवाची शब्द बदल जाते हो। विषय विशेष मतलब विषय प्रधान हो। और बहुअर्थी मतलब एक से अधिक अर्थ निकल के आता हो। सूक्ष्म अर्थांतर मतलब जिसके बीच में बहुत ही सूक्ष्म अंतर हो अर्थ का। तो ये इस तरीके से आप इसमें समझिए कि क्या क्या होगा। तो अर्थ विशेष पर्यायवाची कौन सा होगा? वर्षा पर्जन्य, घर गृह और वायु पवन, कर हाथ और जल नीर। अब इसमें देखेंगे गृह घर का एक विशेष अर्थ देता है। विशेष अर्थ का मतलब क्या है कि हर एक घर को हम गृह नहीं कह सकते। विशेष अर्थ का मतलब क्या है कि हर एक घर को हम लोग गृह नहीं कह सकते, इसीलिए अर्थ विशेष पर्यायवाची जो है वह घर का गृह हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे नीर, जो है नीर, तो नीर जो है आप हमेशा नीर का प्रयोग नहीं करते हैं जल के पर्यायवाची के रूप में। ज्यादातर कहाँ प्रयोग करते हैं? जब आप साहित्यिक रचना करते हैं या कविताएं लिखते हैं, तो इसमें हम लोग नीर का प्रयोग ज्यादातर करते हैं। एक तो मैंने आपको नीर शब्द का प्रयोग कविता में मुझे कुछ एकदम से आ रहा है, खैर छोड़िए, आपको ध्यान आएगा। तो नीर शब्द जो है उसको हम लोग काव्यात्मक पर्यायवाची के अंतर्गत यहाँ पे रख सकते हैं। तो काव्यात्मक पर्यायवाची का मतलब यहाँ पे काव्यात्मक नहीं है, मतलब संदर्भ विशेष, यानी कि एक विशेष संदर्भ के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो काव्यात्मक में भी आएगा, वहां पर भी हम इसको दे सकते हैं उदाहरण के रूप में, और संदर्भ विशेष आएगा तो वहां पर भी हम इसको उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। उसके बाद में पर्जन्य जो है वह वर्षा का है ना, वर्षा का। तो वर्षा का पर्यायवाची पर्जन्य है। ये बहुत अच्छा पर्यायवाची शब्द भी है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। और ये जो है विषय से संबंधित आपका पर्यायवाची हो जाएगा, तो विषय विशेष पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं कर और हाथ। तो कर और हाथ जो है ये क्या है? ये बहुअर्थी पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये पर्जन्य जो है, पर्जन्य वर्षा को जो हम कहते हैं, ये विषय विशेष क्यों है? क्योंकि
ये एक विशेष विषय में हम लोग इसका प्रयोग वर्षा के लिए पर्जन्य का करते हैं। जैसे वेदों में अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं, या पहले कृषि संबंधित जो भी साहित्य लिखा जाता था उसमें हम लोग वर्षा के लिए पर्जन्य शब्द का प्रयोग करते थे, कि मतलब जो अपने हाथ में नहीं है, जो किसी और के हाथ में है, उस संदर्भ में इसका हम लोग प्रयोग करते थे। तो वो आपका हो जाएगा विषय विशेष हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुअर्थी क्या मतलब, कर और हाथ, ये बहुअर्थी, क्योंकि कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब वह कर भी होता है जो हम लोग टैक्स के रूप में लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बहुअर्थी। तो कर और हाथ बहुअर्थी हो गया। और सूक्ष्म अंतर किसके बीच में, वायु और पवन के बीच में बहुत ही महीन अंतर है ना। जैसे हम लोग पवन पुत्र हनुमान कहते हैं, वायु पुत्र हनुमान हमें सुनने को बहुत कम मिलता है। वायु पुत्र कहते हैं हम, लेकिन हनुमान को वायु पुत्र नहीं कहते हैं। क्या हनुमान को हम वायु पुत्र कहते हैं? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि थोड़ा सा अंतर है पवन और हनुमान के बीच में, ठीक है ना। तो ये आपका सूक्ष्म अर्थ वाला यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोगों ने लगभग, मैंने प्रयास किया है 16-17 तरह के पर्यायवाची के भेद आपको बताने के लिए। ये ऐसा कुछ स्टैंडर्ड मानक नहीं है, आप इसको मानक मत समझिएगा। बस मैंने आपको ये बताया, ये समझाने का आज के सेशन में प्रयास किया है कि इस तरह के किसी भी कुछ भी घुमा फिरा के पर्यायवाची पूछे जाएगा आपसे। अगर आपके पास शब्दों की समझ है तो आपके लिए इनका उत्तर देना मुश्किल नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया? तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सब लोग फटाफट थम्स अप करके मुझे बताइए। केवल उज्जवल ने थम्स अप करके बताया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सुष्मिता बोलिए। विषय विशेष वाले जो पर्यायवाची हैं उसको हम तत्सम वाला भी मान सकते हैं क्या? जो तत्सम जितने बिल्कुल वर्ड मान होते सकते हैं हैं, सब उसमें आएंगे? बिल्कुल मान सकते हैं। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि एक ही शब्द कई सारे पर्यायवाची हो सकता है। वो शास्त्रीय भी हो सकता है, वो दार्शनिक भी हो सकता है, वो आध्यात्मिक भी हो सकता है, वो वीरतापरक भी हो सकता है, श्रृंगार परक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यह तो निर्भर करेगा कि आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा गया, संदर्भ क्या रखा गया, विकल्प क्या दिए गए, उसमें निर्भर करेगा। राइट, क्लियर? ओके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आज थोड़े मैं ज्यादा बनाया हूं, समय जल्दी निकल रहा है, तो थोड़ा हम फास्ट आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से। हाँ, पूर्वाग्रह मुक्त एवं समावेशी भाषा प्रयोग का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें पूर्वाग्रह नहीं है? ये प्रश्न भी पिछले साल काफी परेशान किया था। मतलब ये प्रश्न नहीं, इस तरह के प्रश्न, पूर्वाग्रह मुक्त प्रश्न। देखिए, पूर्वाग्रह मुक्त का मतलब क्या है, आप लोग समझिए एक बात को। मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ, और विषयांतर होकर के थोड़ा सा मैं आपको एक अलग डायरेक्शन में प्रश्नों से हटा करके यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी आप भाषा से संबंधित एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसमें आपसे भाषा का ज्ञान जानने का प्रयास किया गया, केवल व्याकरण का नहीं। इससे पहले जो पुराना पैटर्न था, केवल आपसे साधारण व्याकरण का कितना ज्ञान है आपसे पूछा जाता था, जो नॉर्मली आपको टेक्स्ट बुक्स में और जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें हैं उसमें आपको भरे भरे मिल जाएगा। संधि विच्छेद याद कर लो, समास के रूप याद कर लो, आप जो है इस तरीके से मिलता था। लेकिन अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा, क्या आपको शब्द समझ में आ रहे हैं? क्या आप शब्दों को विच्छेद करके, शब्दों को तोड़ करके उनका अंतर समझ पा रहे हैं, उनका मतलब समझ पा रहे हैं? यदि आपकी शब्दों पे पकड़ नहीं होगी तो कभी भी आप एक अच्छे भाषा अधिकारी नहीं बन सकते, कभी भी आप एक अच्छे अनुवाद अधिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि अनुवाद खेल ही शब्दों का है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे पूर्वाग्रह मुक्त का मतलब क्या, कि किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से फ्री होकर के हमें किसी वाक्य को कहना हुआ, तो इससे हम लोग पूर्वाग्रह मुक्त कहेंगे। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिया है। देखिए, गांव के लोग तकनीकी बदलावों को समझने में हमेशा पीछे रहते हैं, तो ये क्या है? पूर्वाग्रह से ग्रस्त है हम। इसके लिए अंग्रेजी का एक बहुत अच्छा शब्द आता है, मैं बार बार उसको भूल जाता हूँ। बहुत अच्छा शब्द आता है कि मतलब हम उसी चीज को हम जैसे सोचते हैं कि भाई ये ऐसे ही होता है। बहुत अच्छा एक अंग्रेजी का शब्द है, मैं बीच में याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित शब्द है कि गांव के लोग तकनीकी बदलाव को समझने में पीछे रहते हैं। महिला कर्मचारी प्रशासनिक निर्णयों में सामान्यतः अधिक भावुक होती है, फिर से वही बात, पूर्वाग्रह युक्त। नए कर्मचारियों को कार्य प्रणाली समझने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया, इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है। बुजुर्ग कर्मचारी नई तकनीक अपनाने में स्वाभाविक रूप से कमजोर होते हैं, इसमें आपका पूर्वाग्रह है, ठीक है। तो ये आपको विकल्प समझ में आ गया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानक वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों की वर्तनी शुद्ध है, ये आपको देखना है। अब देखिए, उज्जवल अपने आप में जब सर बी ऑप्शन। हाँ सर बी ऑप्शन, ये तो मैं ही बता सकता हूँ। हाँ, बी ऑप्शन, क्योंकि उज्जवल जो है वो, हाँ अच्छा, उज्जवल आपका नाम है तो इसलिए आपको पता है। उज्जवल लिखने में बहुत लोग गलती करते हैं, और मैं बिल्कुल इस बात को, मुझे एडमिट करने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि मैं भी बहुत दिन तक गलती लिखता था, बहुत दिन तक गलत लिखता था। जिस दिन मुझे पता लगा तो मुझे लगा कि माई होल लाइफ वाज अ लाई काइंड ऑफ थिंग, कि भाई उज्जवल में दोनों ज आधा होता है, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है। तो कई बार हो जाता है, क्योंकि हम लोग लिखते रहते हैं, वो पैटर्न में आ जाता है, कोई गलती पकड़ता नहीं है, और फिर वो चलता रहता है, दिमाग में स्विच होता है कि यही सही है ना।
तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं बहुत दिनों तक ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिखा करता था। मैं GRAMMER लिखा करता था और मुझे किसी ने टोका ही नहीं था, ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिखता था। फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, क्योंकि जब हमें किसी चीज को लिखने की आदत हो जाती है अंडर कॉन्फिडेंस कि मैं इसे सही लिख रहा हूं, तो सीखना आसान है, लर्निंग इज इजी, अनलर्निंग इज वेरी डिफिकल्ट। कोई चीज जो सीखा उसको भूल जाना वो बहुत मुश्किल है, करेक्ट करना, करेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। सो हाँ, उर्वशी, बिल्कुल उर्वशी समझ रही है कि पता नहीं मैं बी कह रही हूँ बार बार, सर मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो आपका अनुगृहित सही है, उज्जवल सही है, दायित्व सही है, ये आपके तीनों विकल्प सही है। ठीक है, चलिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की मानक वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से किस वाक्य की वर्तनी पूर्णतः शुद्ध है? अब देखिए, इसमें दायित्व शब्द जो है वो आ गया, तो दायित्व के हिसाब से पहला और चौथा ऑप्शन तो आपका वैसे निकल जा रहा है, क्योंकि पहले और चौथे में जो है, हाँ पहले पूछा गया अनुग्रह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पहले और चौथे में जो है आपका आप बिल्कुल बहुत गलती होती है, आप सही कह रहे हैं अनिकेत। तो पहला और चौथा तो होगा ही नहीं, ये दोनों नहीं होगा। अब हम आते हैं दूसरे और तीसरे में। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए और चाहिए। अब इसमें क्या होगा मुझे बताइए। यहाँ पे केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो मानक वर्तनी का जो बुकलेट निकालते हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे रेलेवेंट हो जाता है। मैं हमेशा बार बार जो है इसको बताता भी हूँ कि कहाँ पे य के ऊपर ये आएगा और कहाँ पे केवल ए से काम हम चला लेंगे, है ना। ये कहाँ कैसे होगा, चाहिए में य के ऊपर ये क्यों ए क्यों नहीं आएगा, क्यों हम ए से काम चला लेंगे। तो जैसे अगर हम नई लिखते हैं, नई दिल्ली, तो कैसे लिखना चाहिए, य पर बड़ी की मात्रा और दिल्ली लिखनी चाहिए या बड़ी ई और दिल्ली लिख देना चाहिए। तो सामान्य तौर पे अगर हम केंद्रीय निदेशालय की जो मानक वर्तनी है उसके अनुसार देखें तो नई जो है वह न य की मात्रा य और उसके ऊपर ई की मात्रा होनी चाहिए। नई दिल्ली चूंकि नाम है और रूढ़ हो चुका है, इसलिए उसको हम लोग बड़ी ई से काम चला लेते हैं। लेकिन नई अगर आपको लिखना है शुद्ध रूप नई का, तो न और बड़ी ई नई नहीं होगा। आप इस परसेप्शन में कभी ना लिखिएगा कि नई दिल्ली में तो बड़ी ई लिखा है तो हम लिख देते हैं, ऐसा आपने नहीं करना है। ठीक है, तो सामान्य तौर पे जो ए या ई हो जाता है, मतलब य पे ए की मात्रा ये ना होकर के ए हो जाता है, वह क्रिया में हो जाता है। जब भी क्रिया को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, आखिर में ये या ई की बात आती है, तो वो वहां पे जैसे अगर हम गई लिखेंगे तो ई हो जाएगा, है ना। लेकिन यदि हम गाय लिखेंगे तो य पे ए की मात्रा आएगा, ए पे अनुस्वार नहीं आएगा। लो, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। अंतर क्रिया आप ध्यान में रखेंगे, जब क्रिया रहेगा तो ए हो जाएगा, ई हो जाएगा स्वर वाला, परंतु क्रिया के अलावा यदि संज्ञा रहेगा तो वो य पे बड़ी की मात्रा आएगी। नई लिखेंगे यदि आप तो यह पे बड़ी की मात्रा आएगी। नई दिल्ली इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वह एक प्रॉपर नाउन है और वह रूढ़ हो चुका है, लिखा जा चुका है, तो उसको नहीं बदला जाता है। लेकिन नियमानुसार वो नई मतलब यह पे बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि एक एक्सेप्शन हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। तो ये आपका हो गया उत्तर सही सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। सो किस वाक्य में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की मानक वर्तनी के अनुसार वर्तनी संबंधित त्रुटि नहीं है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग इसे कर लीजिएगा। कुछ